हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। मेरा नाम है गोल्डी नामदेव और आज की वीडियो में हम गेट पीवाईक्यूज कवर करेंगे जो टेक्निक टॉपिक में आए हुए हैं। तो अगर आप गेट एक्सेल या फिर गेट बीटी इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पे जो टेक्निक वाला पोर्शन है वो कॉमन हो जाता है। तो यानी कि आप इस एग्जाम के लिए और इसके लिए दोनों के लिए ही आप टेक्निक पोर्शन को कवर करते हो। तो इस वाले जो सेशन है इसमें पीवाईक्यूज आपको टेक्निक में से मिलेंगे जो गेट एक्सेल और बीटी दोनों से लिए गए। तो ये एक कॉमन सब्जेक्ट है जिसको हम कॉमन तरीके से डील करेंगे। तो इस वीडियो में आपको काफी सारे टेक्निक के पीवाईक्यूज मिलेंगे जिसको आप एज अ प्रैक्टिस कंसिडर कर सकते हो और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी और कुछ कुछ चीजें समझाती भी जाऊंगी जो आप अपने शॉर्ट नोट में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो वो क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने का, और अगर आपसे नहीं होता है तो फिर उसके बाद आप वीडियो को चालू करेंगे तो पूरा एक्सप्लेनेशन और सही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग माइक्रो एरे टेक्निक इट वॉज डेमोस्ट्रेटेड दैट व्हेन अ मेमेलियन सेल लाइन वॉज एक्सपोज टू अ ड्रग the expression of 10 genes is increased. Which of the following pair of techniques could be used to validate microarray data? सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये समझिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। तो देखिए क्या है कि माइक्रो एरे टेक्निक का यूज करके ये पता लगाया गया कि यहाँ पे जो 10 जीन है उनका एक्सप्रेशन बढ़ गया, यानी इंक्रीज होके मिला था मेमिलियन सेल लाइन में जब उसको ड्रग के साथ एक्सपोज किया गया। ठीक है, तो अब ये जो डेटा हमको माइक्रो एरे टेक्निक से मिल रहा है, इसी डेटा को अगर आपको क्रॉस चेक करना हो, ये जो माइक्रो एरे का डेटा है इसको वैलिडेट करना हो या क्रॉस चेक करना हो किसी दूसरी टेक्निक से कि क्या यहाँ पे जो रिजल्ट मुझे मिला है वैसा ही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं दूसरी टेक्निक के साथ भी, तो आप इनमें से कौन सी टेक्निक यूज करोगे। समझ में आया? क्वेश्चन एकदम इजी था। तो सबसे पहले तो ये कि माइक्रो एरे टेक्निक आखिर किस लिए यूज करते हैं। तो माइक्रो एरे टेक्निक में हम एमआरएनए के एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी आपको ऐसी टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी जो कि एमआरएनए के एक्सप्रेशन के साथ डील करे। तो एमआरएनए के एक्सप्रेशन यानी आरएनए की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे माइक्रो एरे यानी आरएनए की बात कर रहे हैं। तो कौन सी टेक्निक है जो आरएनए को चेक कर सकती है। तो देखिए सदर्न ब्लॉटिंग ये तो होता है डीएनए के लिए, तो ये तो नहीं होगा। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए होता है, लेकिन फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन यानी फिश टेक्निक में आप क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को चेक करते हो, तो ये भी नहीं होगा। सदर्न ब्लॉटिंग अगेन ये आपके डीएनए के बारे में हो गया, तो ये भी नहीं होगा। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यस, यहाँ पे आप आरएनए को डिटेक्ट करते हो और आरटीपीसीआर भी आरएनए के साथ ही डील करता है। तो अगर आप इन टेक्निक का यूज करते हो तो वहां से आपको सेम डेटा हो सकता है कि मिल जाए जैसा कि माइक्रो एरे टेक्निक की वजह से मिला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एंडोन्यूक्लियस इज एन एंजाइम दैट हाइड्रोलाइसिस। सिंपल इजी क्वेश्चन टेक्निक का कि एंडोन्यूक्लियस ऐसा एंजाइम है जो क्या हाइड्रोलाइज करेगा। तो देखिए ये एक न्यूक्लियस है यानी कि क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करेगा, और एंडोन्यूक्लियस है यानी कि क्या करेगा, इंटरनल कट लगाएगा। तो अगर मान लीजिए कि ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस में बोल दूं तो इस सीक्वेंस में अंदर की तरफ कट लगाएगा, ये अंदर की तरफ कट लगाएगा और इन न्यूक्लियोटाइड को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, इसके बीच में जो कट लग रहा है तो बेसिकली इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि इंटीरियर साइड में प्रेजेंट है और जिसको एंडोन्यूक्लियस कट करता है। तो आंसर क्या हो गया आपका, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये हमारे पास है कि अ सॉल्यूशन कंटेन डीएनए पॉलीमरेज 1। एक सॉल्यूशन है, आप मान लीजिए कि एक ट्यूब है, इसमें क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, डीएनए पॉलीमरेज 1, फिर मैग्नीशियम सॉल्ट भी प्रोवाइड किया है और उसके बाद डीएनटीपीस है। ये सब मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में आपको प्रोवाइड किया गया। तो विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स वुड एक्ट एज एन टेम्पलेट एंड लीड टू द डीएनए सिंथेसिस। तो इनमें से कौन है
जिसको आप एज अ टेम्पलेट यूज करके डीएनए सिंथेसिस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब डीएनए सिंथेसिस होता है ना, तो कौन सी स्ट्रैंड का यूज करते हैं। अगर आपको ये डीएनए का, मान लीजिए डीएनए का स्ट्रैंड है, तो ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, तो आपका प्राइमर कहाँ पे बाइंड होगा, प्राइमर कहाँ 3 प्राइम एंड पे बाइंड होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तब जाके डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो आप देखोगे कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बेस होना चाहिए, और वहां प्राइमर कहाँ पे बाइंड होगा, जो 3 प्राइम ओएच ग्रुप फ्री है वहां पे जाके बाइंड हो जाएगा। तो ये जो 3 प्राइम है, यहाँ पे ओएच फ्री रहता है, और यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट होगा। तो 5 प्राइम एंड पे तो ओएच होता ही नहीं, तो ये चला गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आरएनए की बात नहीं कर रहे, हमने डीएनए पॉलीमरेज डाला है, तो हम तो डीएनए की बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये भी नहीं होगा, तो आपके पास आंसर ऑप्शन नंबर 3 निकल के आ जाता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि पीसीआर एम्प्लीफिकेशन से आ गया है, कि आपको करेक्ट प्राइमर पेयर्स जो है चेक करना है, डिटेक्ट करना है पीसीआर एम्प्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, तो इसका बहुत ही प्यारा सा एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिस ट्रिक का यूज करके आप बहुत ही इजी तरीके से इन सभी क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए क्या है, ये है आपका एक स्टैंड, डीएनए का स्टैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये रहा डीएनए का दूसरा स्टैंड इस डायरेक्शन में, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, और एंटी पैरेलल होते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अगर इसकी सीक्वेंस जी 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 रख लूं, ठीक है, ऐसा समझिए कि इसका मैं सीक्वेंस जी 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 रख लेती हूँ, और यहाँ पे मैं सीक्वेंस मान लीजिए ए रख लेती हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आप देखोगे कि प्राइमर्स कहाँ पे अटैच होते हैं, प्राइमर अटैच होते हैं 3 प्राइम एंड पर। ये आप बिल्कुल रट लीजिए, अगर आपको नहीं पता कि प्राइमर कहाँ पे 3 प्राइम एंड पे ही अटैच होंगे, जहाँ पे OH ग्रुप फ्री होगा। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक प्राइमर अटैच हो गया, और यहाँ पे एक प्राइमर अटैच हो गया, राइट। तो इसका डायरेक्शन क्या है, आगे की तरफ, तो मैं इसको फॉरवर्ड प्राइमर बोल देती हूँ, और इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ है, तो इसको मैं रिवर्स प्राइमर बोल देती हूँ। ठीक है, अब आप देखिए कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे सीक्वेंस दे दिया, तो यहाँ पे सी 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 कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे कौन से सीक्वेंस आ जाएंगे, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए टी 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 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि फॉरवर्ड प्राइमर है, तो ये फॉरवर्ड प्राइमर इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, 3 प्राइम एंड का कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आप बनाओगे तो क्या आ जाएगा, जी 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 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये वाला रिवर्स प्राइमर इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो इसका सीक्वेंस टी 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 हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो फॉरवर्ड प्राइमर है, इस फॉरवर्ड प्राइमर का जो सीक्वेंस है, वो ये वाली स्टैंड के सीक्वेंस के एकदम सिमिलर है। 5 प्राइम जो स्टैंड है उसके एकदम सिमिलर है, तो यानी फॉरवर्ड प्राइमर आपके 5 प्राइम एंड वाले जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है उसके सिमिलर है। और ऐसे ही अगर आप ध्यान दोगे, तो अगर मैं रिवर्स प्राइमर की भी बात करूं, तो देखिए रिवर्स प्राइमर जो है आपका, ये टी आ रहा है, और ये किसके सिमिलर है, ये दूसरी वाली स्टैंड के सिमिलर है यहाँ पर। तो अगर आपके पास बहुत सारे बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है और आपके पास टाइम नहीं है इस तरीके से बनाने का, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली क्या कर सकते हो, ये चीज चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे प्राइमर कैसे है, तो आप जरा ध्यान दीजिए कि फॉरवर्ड प्राइमर जो है आपको ये वाली स्टैंड से मिलेगा। ठीक है, फॉरवर्ड प्राइमर ये वाली स्टैंड से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ही 5 प्राइम एंड पर प्राइमर आके बाइंड होगा। तो फॉरवर्ड प्राइमर यहाँ पे आके बाइंड करेगा, और वो फॉरवर्ड प्राइमर इसके जैसा ही होगा, सेम। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, तो फॉरवर्ड प्राइमर इसके जैसा सेम होगा। तो देखो इसके जैसा टी 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 यहाँ पर, तो ये टी 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 हो सकता है, यानी कि ये आपका या तो फर्स्ट हो जाएगा या सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, तो फॉरवर्ड प्राइमर हमने निकाल दिया। अब अगर रिवर्स प्राइमर की बात करें, तो रिवर्स प्राइमर कहाँ पे बाइंड होगा, रिवर्स प्राइमर यहाँ पे बाइंड होगा इस डायरेक्शन में, जो किसके जैसा सिमिलर रखेगा, सिमिलरिटी किसके जैसा रखेगा, ये जो सी 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 है इसके जैसा सिमिलरिटी रखेगा। तो ये हो गया आपका सी सी सी, ये आ गया आपका, ये फॉरवर्ड प्राइमर हो गया, ये रिवर्स प्राइमर हो गया। तो ये तो क्या हो गई, ट्रिक की बात हो गई। अगर आपको ट्रिक नहीं भी यूज करना है,
तो आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा स्टैंड बना के उसका प्राइमर डिजाइन कर सकते हो खुद मैन्युअली, और फिर उसके बाद आप अपना राइट आंसर देख सकते हो। तो आपका सी ऑप्शन ही राइट आंसर निकलने वाला है। ठीक है, चलो, तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसी की तरह एक जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी की तरह है, आप इसको चेक कर सकते हो, सेम ऐसे ही है। तो इसको ट्राई करिए, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप कर पाते हैं, इसका मतलब आपको जो ट्रिक है वो समझ में आ गई है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपसे पेयर ऑफ प्राइमर्स पूछा है कि कौन से पेयर ऑफ प्राइमर्स का हम यूज करके एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए की ये सीक्वेंस दी गई है। अब इसके लिए आपको प्राइमर्स बताना है। तो सिंपली जो आपको बताया कि जो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड का स्टैंड है, ये रहा। तो आपका प्राइमर यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे जुड़ेगा और ये हो जाएगा आपका रिवर्स प्राइमर। और यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इस तरीके से बनेगी, तो यहाँ पे आपका ये यहाँ पे जो जुड़ेगा वो हो जाएगा फॉरवर्ड प्राइमर। अब ये जो फॉरवर्ड प्राइमर होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ढूंढ लीजिए, है ना। और साथ ही साथ ध्यान रखिए डायरेक्शन का। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप डायरेक्शन के ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो बी है हमारा सही निकल के आता है, क्योंकि ये जो है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से इस वाली स्टैंड से आपको रिवर्स प्राइमर मिलेगा। तो यहाँ पे रिवर्स प्राइमर आपका ऐड होगा इस डायरेक्शन में। तो आप चेक करोगे CGC। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा, रिवर्स प्राइमर का कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम एंड से दिया है, तो इसका यहाँ पे GCG लिख दूंगी मैं। तो GCG, देखिए ये वाला स्टैंड जो है ये आपका रिवर्स वाला हो जाता है। और अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूंगी तो फॉरवर्ड प्राइमर यहाँ पे आके बाइंड करेगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये प्रेजेंट है, तो ये वाला जो है प्राइमर हो जाएगा फॉरवर्ड वाला। तो अब इसको चेक कर लीजिए, 5 प्राइम GCTAA, तो सेकेंड ऑप्शन आ रहा है ना आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, रिवर्स प्राइमर के लिए भी 5 प्राइम डायरेक्शन से ही लिख के दे दिया। तो डायरेक्शन चेक करिएगा, आप इसको मैन्युअली भी बना के देखेंगे तो आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा इजी सा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया फिर से, जिसमें कि कुछ कॉलम 1 में टेक्निक्स दी गई है और उसकी एप्लीकेशन कॉलम 2 में दी गई है। आपको करेक्ट मैच करना है। तो देखिए, जो आपका पीसीआर है वो एम्प्लीफिकेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? एम्प्लीफिकेशन के लिए होता है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि पता लगा सकते हो आइसोलेशन ऑफ माउस की होमोलॉग क्या है, इससे आप ये चीज कर सकते हो। तो ये जो पी है वो आपका थर्ड के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, जो डीएनए माइक्रो एरे है, जब भी इस तरह के मैच द टाइप वाले क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, इजी वाला जो है आपके लिए जो भी इजी पड़ेगा उसको आप ढूंढ लो। जैसे माइक्रो एरे बहुत इजी है, क्योंकि माइक्रो एरे में हम कंपैरिजन करते हैं जीन एक्सप्रेशन का। कोई भी दो सेल्स का हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कैंसर सेल हो सकती है, नॉर्मल सेल हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह के जीन का एक्सप्रेशन हम दोनों में चेक करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और जीन के एक्सप्रेशन की बात करूं तो हम एमआरएनए के एक्सप्रेशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मैच हो जाता है आपका फोर्थ के साथ। और देखो, जैसे ही क्यू फोर्थ के साथ मैच हुआ तो एक ही ऑप्शन है जिसमें क्यू में 4 दिया हुआ है, तो आपका सेकेंड आंसर आ जाता है। तो पी तो आपका ऑलरेडी 3 के साथ मैच हो गया था। और अलाइजा आप किस लिए करते हो? अलाइजा में एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हो, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट को, क्योंकि सीरम में आपकी बॉडी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैच हो गया सेकेंड के साथ। चलिए, तो मैं डीएनए माइक्रो एरे को समझाती हूँ। तो देखिए क्या होता है, जब भी हम डीएनए माइक्रो एरे करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया था, कंपेरिजन। माइक्रो एरे को मैं जस्ट आपको सिंपली शॉर्ट में समझा देती हूँ। तो क्या होता है कि मान लीजिए ये कैंसर सेल है और ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल या वाइल्ड टाइप सेल, और ये आपकी हो गई कैंसर सेल। तो आप जो कैंसर सेल में जो है बहुत डीएनए होगा, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। और बहुत सारे आरएनए का कॉपीज बनेगी। ठीक है, बहुत सारे आरएनए होगा। वैसे ही वाइल्ड टाइप में भी डीएनए होगा और इससे बनेगा आरएनए। तो काफी सारे आरएनए बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा टोटल आरएनए जितना होगा वो आइसोलेट कर लेंगे। टोटल आरएनए का हम आइसोलेशन कर लेंगे। सेम यहाँ पे भी हम जितना भी आरएनए बना है वो सब आरएनए को, टोटल आरएनए को हम आइसोलेट कर लेंगे। फिर हम इनको टैग कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो कैंसर वाला है, इसके आरएनए को मैंने टैग कर दिया। ठीक है, अलग अलग फ्लोरोसेंस से मैं टैग कर दूंगी। और जो आपका वाइल्ड टाइप है इसको मैंने टैग कर दिया ग्रीन से, तो इसके आरएनए को मैंने ग्रीन से टैग कर दिया।
ये क्या है, सारे के सारे आरएनए हैं जिनको हमने क्या कर दिया, टैगिंग कर दी। टैग करने से मुझे ये पता चलेगा कि कौन सा आरएनए कैंसर से आ रहा है और कौन सा आरएनए जो है वो वाइल्ड टाइप का है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसी को मैं कन्वर्ट कर दूंगी, ये जो आरएनए है इसको हम क्या कर देंगे, cDNA में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि cDNA का फॉर्मेशन हो जाएगा। cDNA मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। अब इसका कर लेंगे दोनों को ही, इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लेंगे और इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लेंगे, और फिर इसी पूरे को हम एक ट्यूब में रख लेंगे। तो एक ट्यूब में आपके क्या आ गए, एक ट्यूब में आपको वाइल्ड टाइप के सारे cDNA आ गए, और इसके साथ साथ जो कैंसर वाले थे वो सारे भी आ गए, ठीक है। ये cDNA है, वाइल्ड टाइप के भी और कैंसर सेल्स के भी, दोनों के, ठीक है। ये कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली एक चिप लोगे। ये चिप जो होती है वो आप मार्केट से परचेज कर सकते हो। अगर आप मेमेलियन चिप या ह्यूमन चिप जो है परचेज कर रहे हो, तो उस चिप में ना इस तरीके से जो है सारे के सारे जो जितने भी आपके एमआरएनए हैं, जितने भी डीएनए हैं, उन सब डीएनए के जीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब में यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होगा। अब जब ये वाला मिक्सचर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या होगा कि कुछ जो है, मान लीजिए कि कुछ जो है यहाँ पर आके बाइंड हो गए, तो जैसे कि कुछ यहाँ पर आके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर लिए, कुछ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर लिए, ठीक है। और कुछ हो सकता है कि यहाँ पे आके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर लिए, और यहाँ पे कुछ में हो सकता है कि जो है दोनों तरीके से, दोनों ही कैंसर के भी और वाइल्ड टाइप दोनों के ही कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, अब दोनों की ही बाइंडिंग हो जाएगी। तो अब देखो, तो हमें समझ में आएगा कि ये वो सेल्स हैं, ये वो जीन्स है जो कहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैंसर में एक्सप्रेस हो रहे हैं। ये जीन कहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, कैंसर में। और ये वाले जीन जो है वो वाइल्ड टाइप में एक्सप्रेस हो रहे हैं, और यहाँ पे जो है दोनों का एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, यानी कि वाइल्ड टाइप में भी और कैंसर में भी दोनों में ही एक्सप्रेशन हो रहा है। तो हमें समझ में आ जाएगा जब हमने कंपैरिजन किया कि कौन सा जीन, कितना जीन एक्सप्रेस हो रहा है और वाइल्ड टाइप में और कैंसर में, तो हमें पता चला कि ये जो जीन है वो कैंसर सेल में एक्सप्रेस हो रहा है। इसका मतलब कि ये जीन जो है वो कैंसर को प्रमोट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो इस कंपैरिजन से हमें ये समझ में आ गया। तो और ये कौन सी चिप थी, ये ह्यूमन चिप है। अच्छा, ये जो है ह्यूमन चिप है, और ये चिप जो है ये परचेज करते हैं हम। ये टेक्निक वाली चिप नहीं है, याद रखिएगा, है ना, टेक्निक वाली चिप नहीं है। बट इस चिप की मदद से इस तरीके से माइक्रो एरे टेक्निक जो है परफॉर्म होती है। समझ में आया। और जिसकी वजह से आप जो है कंपैरिजन करके जीन एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हो किसी भी सेल्स में। जरूरी नहीं कि आप कैंसर सेल्स ही लो, आप किसी भी दो सेल में कंपैरिजन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा है, व्हेन ईस्ट सेल आर शिफ्टेड फ्रॉम अ मीडियम कंटेनिंग ग्लिसरॉल टू ग्लूकोज। एक ईस्ट सेल है, अगर आप उसका मीडियम ग्लिसरॉल से ग्लूकोज में कर देते हो, तो वहां पे आपको ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 4 जीन इन्वॉल्व इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वाज रिपोर्टेड। यानी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को करने वाले 4 जीन का जो है एक्सप्रेशन, 4 जीन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, इनका ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता है। तो which one of the following would be the most appropriate technique to demonstrate increased transcription of these gene। जैसे ही आप ट्रांसक्रिप्शन देखो तो ट्रांसक्रिप्शन से आपको तुरंत समझ में आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, आरएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन देखते ही आरएनए वर्ड आना चाहिए। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके लिए आप इस चीज को डेमोस्ट्रेट करने के लिए कौन सी टेक्निक देखोगे, एक ऐसी टेक्निक जो आरएनए से डील करती हो। तो जो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन है वो डीएनए से डील करता है, ठीक है। नॉर्थर्न जो है वो आरएनए से डील करता है। वेस्टर्न जो होता है वो प्रोटीन से डील करता है, ठीक है। और जो फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम फिश बोलते हैं, ये टेक्निक क्रोमोसोमल एब्रेशंस को, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को चेक करने के लिए होता है, या क्रोमोसोमल एबरेशन भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या क्या चला आ जाता है, कहीं कोई क्रोमोसोम में कोई पीस डिलीट तो नहीं हो गया, डिलीशन, ठीक है, एडिशन या ट्रांसलोकेशन हो जाना या इन्वर्जन हो जाना, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता है क्योंकि आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी होगी, ठीक है। तो
इन एबनॉर्मेलिटीज को चेक करने के लिए हम फिश करते हैं। तो यहाँ पे तो हम आरएनए लेवल की बात, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट कैन बी डिटरमाइंड बाय, बताइए किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक है जिससे हम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट को डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए, तो जो आपका फुट प्रिंटिंग होता है, ये टेक्निक आपके डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन को बताता है। प्राइमर एक्सटेंशन जो होता है, जिसमें आप 5 प्राइम टर्मिनल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में तो क्या करते हैं, आप आरएनए का एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है, आरएनए लेवल पे डील करते हैं। निक ट्रांसलेशन में आप क्या करते हो, प्रोब डिजाइन करते हो। ये सारे टेक्निक के मैंने आपको रोल बता दिए। अब अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, तो ट्रांसक्रिप्शन में आपको पता है कि एक होगा आपका प्रमोटर साइट। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कंसिडर करती हूँ कि ये एक प्रमोटर साइट है। ठीक है, अगर ये डीएनए का स्टैंड है और ये प्रमोटर साइट है, और इसी प्रमोटर साइट में आके कौन होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नेचर क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट यानी वो साइट जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, तो यानी प्रमोटर साइट की बात करें। अब प्रमोटर साइट में देखो कि ये डीएनए है और डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड हो रहा है यानी प्रोटीन। तो प्रोटीन और डीएनए का इंटरेक्शन हो रहा है। तो अगर आप इस साइट को डिटरमाइन करना चाहते हो, तो आप डीएनए फुट प्रिंटिंग का यूज करोगे। इस टेक्निक को यूज करके आप जो है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट को पता लगा सकते हो। तो ये जो टेक्निक है, इसी यूरिका लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पे ही इस टेक्निक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो वो वीडियो देख के इस टेक्निक को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, डीबीटी में भी आया है, गेट में भी आया है, और आपके सीएसआईआर एग्जाम में भी आता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डीएनए सिंथेसिस फ्रॉम एन आरएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड, एकदम इजी और सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा नहीं कि इजी और सिंपल क्वेश्चन बहुत पहले आते थे, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन आपके गेट 2020 में पूछा गया है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए आपको बेसिक क्लियरेंस जरूरी है। तो डीएनए सिंथेसिस होगा जिसमें हमें आरएनए टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या होता है, आरएनए टेम्पलेट से जो डीएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सी डीएनए, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलेंगे। ठीक है, सी डीएनए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये रहा एक और इजी सा क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि 4 आइडेंटिकल पीसीआर रिएक्शन वर कैरिड आउट इन ट्यूब्स। देखो, 4 पीसीआर रिएक्शन है और 4 ट्यूब है, 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 ट्यूब है तो मैं यहाँ पे बना लू 1 2 3 और 4, 4 ट्यूब है। इन सभी ट्यूब में क्या किया, मिक्सचर ऑफ डीएनटीपी डाले गए। ईच ऑफ द ट्यूब कंटेंट, ओके, तो यहाँ पे सभी ट्यूब में क्या है, डीएनटीपी डाले गए। और यहाँ पे जो है इनमें इस तरीके का, यानी कि गामा लेबल्ड किया गया गामा 32 पे। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले में लेबल्ड कर दिया गया, यहाँ पे बीटा को लेबल्ड कर दिया गया 32। यहाँ पे जो डीएटीपी है उसके अल्फा पे लेबल कर दिया, अल्फा 32 फॉस्फेट, पी मतलब फॉस्फेट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने आरएनटीपी डाल दिया है। आर मतलब जो आरएनए लेवल पे बात कर रहे हैं, और हम पीसीआर लगा रहे हैं, यानी कि हम डीएनए लेवल पे बता रहे हैं। तो पहले ही हमारा आंसर हो जाता है कि यहाँ पे ट्यूब 4 तो किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सी ट्यूब में आपको रेडियो लेबल्ड पीसीआर प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं, पीसीआर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आरएनए की बात नहीं कर रहे, तो ट्यूब 4 तो तुरंत ही एलिमिनेट हो जाता है, जिसमें कि अल्फा 32 पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया गया था, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप को लेबल किया गया था, लेकिन ये आरएनटीपी है। ठीक है, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। अब बच्चे 3 ट्यूब, इन 3 ट्यूब में से आपको क्या लगता है कि ये अगर लेबल्ड वाले न्यूक्लियोटाइड हम यूज करते हैं तो हमें एक पीसीआर प्रोडक्ट रेडियो लेबल्ड मिलेगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जब भी हम पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं, ठीक है, जब आप पीसीआर लगाते हो तो आप टेक पॉलीमरेज का यूज करते हो, जो कि डीएनए को एम्पलीफाई करता है। तो जब ये एम्पलीफाई करता है तो ये कौन से फॉस्फेट को इनकॉर्पोरेट करते हो, अगर आपको स्ट्रक्चर कुछ याद हो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
यहाँ पे आपका बेस होता है और यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट। तो ये कौन सा फॉस्फेट होता है, ये अल्फा फॉस्फेट होता है, ये बीटा और ये गामा फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डीएनए पॉलीमरेज काम करता है ना, तो वो अल्फा वाले फॉस्फेट को इनकॉर्पोरेट करता है, बाकी ये दोनों फॉस्फेट निकल जाते हैं। तो जो भी पीसीआर प्रोडक्ट आएगा, अगर वो रेडियो लेबल्ड है, इसका मतलब कि वो अल्फा वाला ही जो है रेडियो लेबल्ड हो सकता है। तो यहाँ पे अल्फा वाला कहाँ पे, आपको ट्यूब 3 में गिवन था। तो यानी ट्यूब 3 में जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो रेडियो लेबल्ड होगा। बाकी ट्यूब 1, 2 और 4 में एम्प्लीफिकेशन तो होगा, लेकिन वो रेडियो लेबल्ड पीसीआर प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हुई बात, सिंपल था। अगर आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कंसेप्ट लगा पा रहे हो कि कैसे एम्प्लीफिकेशन होता है डीएनए का और कैसे ये इनकॉर्पोरेशन होता है, तो ये बात आपको तुरंत समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग अ पॉजिटिव नेगेटिव सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसफॉर्म्ड एनिमल सेल एक्सप्रेसिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन अब किधर से है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, जीन नॉकआउट वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ पे हम गेंसी क्लोवीर के बारे में पढ़ते हैं कि उनका क्या प्रेजेंस है और वो किस पे काम करता है। तो देखो ये इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है वायरल थाइमिडीन काइनेस। जब हम सिलेक्शन करते हैं तो जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल होती हैं वो थाइमिडीन काइनेस को एक्सप्रेस करती हैं जब उस मीडियम में गेंसी क्लोवीर प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए आपको जीन नॉकआउट का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये रहा एक आराम से इजी सा सिंपल क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके इसको जरूर ट्राई करिए, एकदम बेहतर सा क्वेश्चन है और बहुत दूर का क्वेश्चन नहीं है, 2020 में ही पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया है और उसका रीजन बताना है। तो आपको बताना है क्या ये सही है, डीएनए मिथाइलेज प्रोटेक्ट ई कोलाई डीएनए फ्रॉम फास्ट एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। और ई कोलाई डैम मिथाइलेज मिथाइलेट एडिनोसाइन रेसिड्यू इन द सीक्वेंस जीएटीसी, यानी जीएटीसी में जो एडिनोसिन है इस पे मिथाइल ग्रुप ऐड होता है और वो करता है डैम मिथाइलेज। तो ये बात तो सही है, लेकिन डैम मिथाइलेज ई कोलाई के डीएनए को प्रोटेक्ट नहीं करता है, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे डीएनए मिथाइलेज नहीं प्रोटेक्ट करता, प्रोटेक्ट कौन करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। याद रखिएगा क्या होता है, ये आपका बैक्टीरियल सेल है और जहां पर जैसे ये मैक्रो जो फाज होता है वो अपना डीएनए जो है इंसर्ट करता है, जीनोम इंसर्ट करता है, तो बैक्टीरिया का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट कर देता है, लेकिन खुद का जो डीएनए है, जीनोम है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है क्योंकि उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया में मिथाइल ग्रुप का एडिशन होता है जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के जीनोम को कट नहीं करता, लेकिन वायरस के जीनोम को कट कर देता है क्योंकि वहां पे कोई मिथाइलेशन नहीं होता है। तो ये जो प्रोटेक्शन है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से मिलता है, ना कि डैम मिथाइलेज से, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है ई कोलाई के डीएनए को, ठीक है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीन थेरेपी आर करेक्ट। अब यहाँ पे जीन थेरेपी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, यानी कि कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अगर आप जीन लेवल पे किसी चीज को ठीक कर रहे हो, तो जब वो प्रोजेनी आएगी यानी नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो वहां पे भी वो प्रोजेनी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे नॉट बोला है तो इसलिए गलत हो जाता है। तो पी तो आपका गलत हो गया, ठीक है। पी स्टेटमेंट वाला तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स एज वेल एज देयर प्रोजेनी, यानी जो इंडिविजुअल अफेक्टेड है और उसकी जो अब प्रोजेनी होगी वो भी ठीक हो जाएगी अगर हम जर्म लाइन जीन थेरेपी देते हैं। तो एकदम सही बात, अफेक्टेड इंडिविजुअल लेकिन उसका प्रोजेनी जो है नहीं ठीक होगा अगर हम सोमैटिक जीन थेरेपी देते हैं। तो सही बात है, अगर आप सोमैटिक लेवल पे किसी चीज को ठीक कर रहे हो तो अफेक्टेड इंडिविजुअल तो ठीक हो जाएगा लेकिन उसकी प्रोजेनी ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो और यहाँ पे बोला है कि दोनों ही ठीक हो जाएंगे जीन थेरेपी देने से, विच इज रॉन्ग। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्यू और आर यानी कि थर्ड ऑप्शन निकल के आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक प्लाज्मिड दिया गया है और उसमें एक गैप है। आपको क्या करना है, बताना है कि इस प्लाज्मिड को अगर आपको क्लोज करना है यानी इस स्पेस को फिल करना है तो आपको इनमें से कौन से एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप बताइए कौन से एंजाइम्स की आपको जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम इजी वाला। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कुछ गड़बड़ दिख रही है क्या? 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए और 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप फ्री होना चाहिए, तभी तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है जिसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप फ्री है लेकिन 5 प्राइम एंड पे OH आ गया, तो इनके बीच में तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना? तो बॉन्ड नहीं बनेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा, यानी OH ग्रुप को निकाल के फॉस्फेट का एडिशन करना पड़ेगा और ये काम करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस यानी कि पीएनके का जो है डुअल नेचर होता है, डुअल एक्टिविटी होती है। ये फॉस्फेट को यहाँ पे क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है, तो जैसे ये ऐड करेगा तो फॉस्फेट आ गया। अब क्योंकि फॉस्फेट आ गया तो 3 प्राइम OH और 5 प्राइम के फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बॉन्ड बन सकता है। तो ये बॉन्ड को बनाने के लिए बाद में यहाँ पे इसको सील करने के लिए कौन आएगा, DNA लाइगेज आएगा और इनके बीच का जो गैप है वो भरेगा तब जब इसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, तो वो ऐड करने के लिए आएगा DNA पॉलीमरेज यानी PRS। इन तीनों की जरूरत आपको पड़ेगी अगर आप इस गैप को फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, अच्छा ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपकी कुछ ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, NAT टाइप का क्वेश्चन है जिसको करने पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, आपको सॉल्व करके आपका आंसर यहाँ पे फिल करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करो क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो अगर बाय चांस किसी भी तरीके से अगर सही हो जाता है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं आपसे क्या पूछा है कि आपके पास ये 1 MB का लॉन्ग DNA है। ठीक है, अब इस DNA में जो है ये रिस्ट्रिक्शन साइट है, यानी ये साइट अगर मान लीजिए यहाँ कहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पे कट कर देगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने बिटवीन 2 सक्सेसिव, यानी कि अगर मान लीजिए ये एक साइट यहाँ प्रेजेंट है और दूसरी साइट जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक कट यहाँ लग रहा है, दूसरा कट यहाँ पे लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए, यानी बेसिकली फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो कितने न्यूक्लियोटाइड बाद जो है पहला कट अगर यहाँ लगा तो दूसरा कट कितने न्यूक्लियोटाइड के बाद निकले लगेगा। समझ में आए? तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है 4 की पावर n, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है। तो 4 और n क्या है, n बताता है कि जो आपका रिकॉग्निशन साइट है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 4 की पावर 6। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास 4096 आंसर निकल के आता है जिसको आप यहाँ पे फिल कर दोगे और आपका ये जो NAT टाइप का क्वेश्चन है वो करेक्ट हो जाएगा और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो एकदम इजी और सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो आप अपने नोट्स में ये फॉर्मूले को ऐड करोगे। अच्छा मैंने ये 4 ही क्यों लिया, क्योंकि 4 बेसिस की बात हो रही है, ATGC। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो चलिए इस तरीके से हमने कुछ PYQs की प्रैक्टिस की जो कि गेट के एग्जाम में टेक्निक एरिया से पूछे गए थे। मैं नेक्स्ट सोच रही हूँ कि मैं RDT और क्लोनिंग से जो PYQs आए हैं आपके गेट एग्जाम में उन सभी को भी इसी तरीके से हम सॉल्व करें, लेकिन ये आपके इंटरेस्ट पे, टोटली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो डेफिनेटली अपना पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करिए। RDT और क्लोनिंग से क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको इनसे क्वेश्चंस मिले जो कि गेट एग्जाम में पूछे गए तो आप मुझे जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, ओके, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करिए।